हमने अपनी सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति को भी परिवर्तित किया है और अभी जो ऑपरेशन किया सिंदूर के बाद से हमने नया सुरक्षा सिद्धांत बनाया है। भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वामपंथी उग्रवाद 2026 तक समाप्त कर दिया जाएगा। आप LWE से क्या समझते हैं तथा जनता? यहाँ पर 2017 में माओवादियों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण पर नुकसान पहुंचाया, वहां पर काम करने वाले मजदूरों को क्षति पहुंचाई। समुद्री व्यापार बढ़ रहा है, अर्थात ग्लोबलाइजेशन के कारण से ट्रेड्स बढ़ रहा है, तो यहाँ पर ये आवश्यक समुद्री तथा तटीय सुरक्षा की चुनौतियों तथा आगे बढ़ने के मार्ग पर चर्चा कीजिए। गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं? बढ़िया। तो इथिक्स हो गया पूरा? क्या बात है। तो अभी हम सिक्योरिटी कर लेते हैं और सिक्योरिटी के हमारे 4 सवाल हैं ना, उन 4 सवालों को हमें करना है। तो 9, 10, 19, 20 ये सवाल के नंबर हैं। 9, 10, 19, 20 ही रहता है हमेशा ना। IR में भी 9, 10, 19, 20 और यहाँ पर भी 9, 10, 19, 20। कमीशन भी इस बात को महसूस कर लेता है। तो पहला सवाल देखते हैं हम लोग। ये पहला सवाल है, ये क्या है? भारत में तटीय जल भृत्य समुद्र, ये क्या लगा दिया भाई? आप समुद्री जल घुसपैठ के क्या कारण है? ये तो आतंकवाद, ये है पहला सवाल। तो ये है, लेकिन ये तो है नहीं सवाल सिक्योरिटी में। आपदा का सामना करने के लिए उपचार, हाँ ठीक है, इन्होंने ट्रांसलेट किया होगा ना। तो चलिए अब हम पहला सवाल ये करते हैं ना, ये 9वां सवाल है। तो आतंकवाद एक वैश्विक महाविपत्ति है। यह भारत में किस रूप में प्रकट हुआ है? समसामयिक उदाहरणों से व्याख्या कीजिए। राज्य द्वारा कौन सी जवाबी उपाय अपनाए गए हैं? ठीक। अब इसमें सबसे पहले आपको बताना होगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में ये किस तरीके से वैश्विक महाविपत्ति है। फॉर्मेट कर लें अगर हम, तो आतंकवाद एक वैश्विक महाविपत्ति के रूप में, आतंकवाद। तो सबसे पहले हमें यह दिखाना होगा उत्तर में कि ये किस तरीके से वैश्विक महाविपत्ति है। ठीक। दूसरे पार्ट में हमारा जाएगा कि यह भारत में किस रूप में प्रकट हुआ। तो भारत में आतंकवाद, आतंकवाद की स्थिति क्या है। दूसरा पार्ट हमारा ये हो जाएगा। तीसरे पार्ट में हम देखेंगे कि समसामयिक उदाहरणों से व्याख्या कीजिए। क्या हुआ है वो तो हमने कर लिया। राज्य द्वारा कौन सी जवाबी उपाय अपनाए गए हैं, तो फिर हमें बताना होगा कि आतंकवाद उन्मूलन के लिए राज्य की नीति क्या है, भारत की नीति क्या है। Congratulations on clearing UPSC 2024. Watching you succeed is really inspiring. Thanks. I have been in your shoes. I know how overwhelming the start feels. Exactly. There's so much to cover, I don't even know where to begin. I felt the same. That's why I joined the GS Foundation course by Vision Eyes, which offers structured classes, expert faculty, and regular revision. It gave me clarity and momentum. And you stayed consistent with it? Yes, I followed the complete roadmap offered by the course.
If you're aiming for 2026, start with this course. It offers you holistic coverage with every stage of the exam covered seamlessly. This is where your journey will truly begin. Got it. I will definitely explore the course. Where can I find the details? Just visit their website or call on the given numbers. के लिए भारत की नीति और फिर हम सुझाव देते हुए निष्कर्ष दे देंगे। इस तरीके से ये कितने पार्ट में हो गया? 4 पार्ट में आंसर हो गया। अब आतंकवाद एक महाविपत्ति है, उसके कुछ उदाहरण देते हुए आप बताइए कि 21वीं शताब्दी शुरू होते ही वर्ष 2000 के बाद से, या भारतीय परिप्रेक्ष्य को अगर हम शामिल करें तो 1980 के दशक से आतंकवाद व्यापक होता शुरू हो गया। और आज आतंकवाद की स्थिति यह है कि ऐसा कोई डायमेंशन नहीं बचा है जिसमें आतंकवाद ने अपने आप को शामिल नहीं कर लिया है। चाहे आप आतंकवाद को एक इस तरीके से देखें कि वो संपूर्ण मानवीय समाज में भय और इस तरीके की हिंसात्मक प्रवृत्तियों को जन्म दे रहा है, वो एक आक्रोश की स्थिति को बनाए हुआ है। हर क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी जगह आतंकवाद व्यापक रूप धारण कर चुका है। तो अभी बहुत सारे उग्रवादी संगठन हैं, उनका जिक्र यहाँ पर कर दीजिए। जैसे नामीबिया में बोको हरम एक सक्रिय संगठन है, सीरिया में आईएसआई सक्रिय है, भारत में बहुत सारे संगठन सक्रिय रहे हैं। उन सब का उल्लेख करते हुए कि इन्होंने पूरे मानवीय समाज को एक अस्थिरता में पैदा कर दिया है, अस्थिरता के तौर पर रख दिया है। हर जगह आतंकवाद आजकल बना हुआ है। अब ये इंट्रोडक्शन देते हुए हमें भारत की स्थिति को देखना है। आंसर का मेन पार्ट क्या होगा? भारत में आतंकवाद की स्थिति क्या है? तो भारत में कई तरीके का आतंकवाद फैला हुआ है। जैसे आप सीमा पार आतंकवाद देखेंगे, सीमा पार आतंकवाद, जहां इसी को हम जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कह सकते हैं, में आतंकवाद है। जहां पर यह आतंकवाद हिंसा, भय और दहशत को पैदा करता है, वहां के लोगों के अंदर इस तरीके की प्रकृतियों को पैदा करता है। वहीं हमारे यहाँ पर पूर्वोत्तर में उग्रवाद है, यह भी आतंकवाद का एक रूप है।
पूर्वोत्तर में उग्रवाद, जो इसके साथ साथ वहां पर जन सहमति को भी शामिल करता है। इसके बाद हमारे यहां पर नक्सलवाद है, नक्सलवाद भी पाया जाता है। नक्सलवाद में वैचारिक स्थिति आ गई और पूरा का पूरा रेड कॉरिडोर हमारे यहां पर नक्सलवाद से ग्रस्त है, जिसको आप LWE या वामपंथी उग्रवाद कहते हैं। ये भी है। इसके बाद नक्सलवाद और संगठित अपराध, इन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित हो रहा है, या पूरे के पूरे आतंकवाद और संगठित अपराध एवं संगठित अपराध की स्थिति है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी व्यापक रूप धारण करता चला जा रहा है। इसके बाद हाइब्रिड टेररिज्म भी आ गया है। हाइब्रिड टेररिज्म जैसे कि लोन वुल्फ है, स्लीपर सेल है, एकांगी हमले हैं, ये सब चीजें आ गई। तो यहां पर हमारे यहां पर हाइब्रिड टेररिज्म भी है, आतंकवाद। ये सारी प्रकृतियां जितनी आतंकवाद की हो सकती हैं, वो सारी प्रकृतियां भारत में विद्यमान है। तो अब इनको बताते हुए थोड़े थोड़े रूप में, जैसे ये आतंकवाद हमारे यहाँ पर हैं, इनको थोड़ा थोड़ा बताते हुए कि क्या क्या डिफरेंसेस है, और ऐसी स्थिति में आप बता दीजिए कि इस प्रकृति के आतंकवाद ने भारत में किस प्रकार रिजल्ट दिया है, या भारत की सुरक्षा को, भारत की स्थिरता को, समाज व्यवस्था को किस तरीके से बाधित किया है। तो एक जो लिंक पैरा बनाते हैं ना, जब एक पैरा से दूसरे पैरा में चेंज करते हैं, तो वहीं पर आप एक लिंक पैरा बनाइए, और इस प्रकृति के आतंकवाद के परिणाम क्या है। परिणाम क्या होगा? अस्थिरता। भारत में अस्थिरता, हर क्षेत्र में अस्थिरता को पैदा करने का काम किया। ठीक। इसके बाद ऐसी अस्थिरता को रोकने के लिए भारत की नीति क्या है, और भारत ने कौन कौन से कदम उठाए, उनको आप बता दीजिए। तो अब यहां पर भारत की नीति बताना है। नीति में क्या क्या बताएंगे आप, क्या क्या हमने किया है। जैसे आप देखो कि एक तो हम आतंकवादियों के ऊपर सशक्त सैन्य कार्यवाही, विकासात्मक कदम, समन्वय, हमने अपनी सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति को भी परिवर्तित किया है। और अभी जो ऑपरेशन किया सिंदूर के बाद से हमने नया सुरक्षा सिद्धांत बनाया है। नए सुरक्षा सिद्धांत के आधार पर ही आपको अब डिजाइन करना है इसको। तो नए सुरक्षा सिद्धांत में क्या किया गया है कि हम अगर आतंकवाद को कोई समर्थन भी करता है, उसे भी आतंकवादी समझेंगे। अगर किसी अन्य देश से कोई आतंकवाद को प्रायोजित करता है, तो उसे हम आतंकवादी के तौर पर रखेंगे। शून्य सहनशीलता की हमारी रणनीति है। फिर जिन क्षेत्रों में आतंकवाद बना हुआ है, उसमें रिक्रूटमेंट ना हो पाए, या नवयुवा आतंकवाद की तरफ ना जाएं, इसके लिए हम डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चला रहे हैं। तो एक तो आपको बताना है कि हम आतंकवाद के लिए हमारा नया सुरक्षा सिद्धांत है, नया सुरक्षा सिद्धांत है। और इस नए सुरक्षा सिद्धांत के तहत हमने शून्य सहनशीलता, आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता को एक्सेप्ट किया है, जीरो टॉलरेंस। इसके बाद आतंकवाद का उन्मूलन करने के लिए कूटनीतिक और राजनीतिक प्रयास भी हम कर रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम के बाद से बहुत सारे देशों में हमने जनप्रतिनिधि भेजे। तो कूटनीतिक प्रयास हैं ताकि दुनिया में आतंकवाद को लेकर के एक समन्वय स्थापित किया जाए। इन कूटनीतिक प्रयासों में जनप्रतिनिधि मंडल का भी उल्लेख कर सकते हैं, या हम आतंकवाद की एक व्यापक परिभाषा बनाना चाहते हैं, उसको लेकर के भारत ने प्रयास किया है। जैसे G20 2023 में जब हुआ, तो भारत ने कहा कि हमें एक आतंकवाद की व्यापक परिभाषा बनानी पड़ेगी। इसके बाद जब G7 का समिट हुआ 2 बार, एक तो जापान में और एक कनाडा में, वहां भी भारतीय प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हमें आतंकवाद की एक व्यापक परिभाषा बनाने की आवश्यकता है।
तो ये सारे प्रयास किस में आएंगे? कूटनीतिक प्रयासों के तहत आएंगे। इसके बाद हमने बहुत सारे विधिक और जांच संबंधी संरचनाएं बनाई हैं नई नई, जैसे एनआईए हमारे पास एक्टिव है। तो तीसरे नंबर पर बता दीजिए कि हमने आतंकवाद उन्मूलन के लिए संस्थात्मक विकास किया है। इस संस्थात्मक विकास में सशक्त सैन्य कार्यवाही है हमारे पास, सैन्य कार्यवाही। अब इस सशक्त सैन्य कार्यवाही में कुछ आप ऑपरेशंस बता सकते हैं। ऑपरेशन जैसे अभी रिसेंटली 3-4 ऑपरेशन हैं जो बहुत एक्टिव रहे हैं, जैसे आप यहां पर बता दीजिए कि ऑपरेशन काउंटडाउन या ऑपरेशन ऑल आउट। काउंटडाउन और पहले था, तो एक तो हमारे पास चल रहा है ऑल आउट, ये अभी एक्टिव है। इसके बाद आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर ये चला, ऑपरेशन महादेव ये हमारी सशक्त सैन्य कार्यवाही के तहत आ जाएगा जो ऑपरेशन चला रहा है। इसके बाद हमने इंटेलिजेंस एजेंसी या आसूचना तंत्र को मजबूत किया है। आसूचना तंत्र जिसमें एक हमने इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जो एक्टिव है। तो एक तरीके से बहुत सारे 6 मंत्रियों का एक समूह बनाया है, उसमें बहुत सारे इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी शामिल किया है, जिससे इंफॉर्मेशन हमें क्विक, तेजी से और एक सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। तो ये काम कर रही हैं, जिसमें एनआईए भी शामिल है। यूएपीए कानून के तहत हम काम करते हैं इसके तहत। इसके बाद आप बता दीजिए कि समुदाय में जिस तरीके के विचार पैदा हो रहे हैं, जैसे सामुदायिक कट्टरवाद है, इसको समाप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, या सामुदायिक सुधार की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। सामुदायिक कार्यवाही, सामुदायिक कार्यवाही में क्या होगा? जैसे कट्टरवाद का उन्मूलन किया जा रहा है, जैसे लोगों के अंदर पैट्रियोटिज्म को डेवलप किया जा रहा है, राष्ट्रभक्ति की भावना, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। आपने कई बार देखा होगा कि ऐसे मदरसे जो सल्फी या पैन इस्लामिक आइडियोलॉजी को बढ़ा रहे हैं, उनको हम बंद कर रहे हैं। अभी कश्मीर में बहुत सारे मदरसे सल्फी आइडियोलॉजी के बंद किए गए। तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। इसके बाद आप कुछ विकासात्मक कदम बता दीजिए। विकासात्मक जैसे संरचनात्मक विकास, बहुत जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, बिजली की व्यवस्था करना, ये सारी चीजें हमारे उपाय हैं जिनको हम बना रहे हैं। और इन उपायों के साथ बताते हुए फिर सुझाव दे दीजिए, क्या करना चाहिए, सुझाव क्या देंगे कंक्लूजन करते समय? सिंदूर की तो हो गई। हाँ, अब सुझाव के तौर में ऐसा कोई परिपक्व सुझाव हो आपके पास? उस संरचनात्मक विकास में आप लिख सकते हैं, जहां आप डेवलपमेंट या संस्थात्मक यहां बता रहे हैं ना, तो उसमें आप तो ऐसा बताइए कि हमारे यहाँ पर आतंकवाद उन्मूलन के लिए विविध एजेंसियां, गतिविधियां और क्रियाएं हैं। इन सभी को क्रियान्वित करते हुए हमें तेजी से अपनी कार्यवाही को और आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा सफलताएं भी बता दीजिए कि हम किस तरीके से, जैसे नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए 2026 का हमने टारगेट किया है। नॉर्थ ईस्ट में ऑलमोस्ट उग्रवाद समाप्त हो गया है। तो इन्हें हमें और तेजी से आगे बढ़ाते हुए काम करना चाहिए, जहां पर हम वो कूटनीति में आप डाल सकते हैं, लेकिन ऐसी चीजें डालने की नहीं होती हैं, क्योंकि अब हम भेद नहीं स्वीकार करते हैं। तो अगर आप वो पॉइंट्स डालेंगे तो वो थोड़ा अलग लगने लगेगा, है ना, आंसर के साथ। क्योंकि उन्होंने सिंदूर ऑपरेशन को शामिल नहीं किया था, इसलिए हमने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया।
तो जब आप इस पॉइंट को डालेंगे तो आपको बहुत सारे तर्क देने पड़ेंगे, और जब तर्क देने पड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा बड़ा। तो उतनी जगह नहीं है, बस इतना चीजें बता करके आप निकल जाइए। हो जाएगा, आसान सा सवाल है, कोई जटिलता है ही नहीं। तो नया सुरक्षा सिद्धांत जरूर लिखना है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने नए सुरक्षा सिद्धांत को बनाया। अब पहुंचते हैं हम एक और सवाल को, LWE। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? ये भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वामपंथी उग्रवाद 2026 तक समाप्त कर दिया जाएगा। आप LWE से क्या समझते हैं तथा जनता इससे किस प्रकार प्रभावित होती है? LWE को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या उपाय बताए? अब ये एक प्रसंग आधारित सवाल है। प्रसंग मतलब करंट अफेयर बेस्ड। तो इसमें बड़ी आसानी से आप ये कह सकते हैं कि अभी 31 मार्च 2026 का हमने टारगेट रखा है। भारतीय गृह मंत्री ने अपने एक अभिभाषण में ये कहा कि 31 मार्च 2026 तक हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम फॉर्मेट करते हैं। इसी को नक्सलवाद कहा जाता है, या LWE, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो आंसर का कॉन्टेक्स्ट बनेगा प्रसंग क्या है, और जो प्रसंग दिया गया है उसी को मॉडिफाई करते हुए हमें बताना है। फिर हम LWE का अर्थ बताएं, ये है क्या। फिर हम बताएं कि अर्थ के साथ साथ LWE का प्रसार भी आप बता सकते हैं। यहीं पर आप ये बता सकते हैं कि किस तरीके से LWE हमारे देश में फैला। तो एक साथ कर दें, अर्थ, इसका विकास कैसे हुआ, या इसकी ऐतिहासिकता, वो आप बता दीजिए। फिर LWE उन्मूलन के लिए हमारी नीति क्या है, अपनी नीति, क्योंकि प्रश्न क्या, डिमांड क्या है? हाँ, समाप्त करने के लिए LWE को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। तो LWE के लिए उन्मूलन नीति आप बता दीजिए कि हमारी नीति क्या है। उन्मूलन नीति, ये हो जाएगा, और फिर आप इसका कंक्लूजन कर दीजिए, निष्कर्ष सुझाव के साथ हमें डिस्कस कर देना है। हाँ, जनता इससे किस प्रकार प्रभावित है, हम यहीं पर बता देंगे। जनता पर प्रभाव, प्रभाव आंसर का दायरा बहुत बड़ा है, इसलिए हमें समय अपना वो बचाना होगा, टाइम स्पेस बचाना होगा या नहीं। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम लिखेंगे। अब बात आती है कि एक तो गृह मंत्री ने ये घोषणा करी कि 31 मार्च 2026 तक हम इसे समाप्त कर देंगे। तो आप ऐसे लिखिए कि विगत कुछ वर्षों से नक्सलवाद उन्मूलन में मिली सफलताओं को देखते हुए भारत सरकार ने यह घोषणा की है कि 31 मार्च सन 2026 तक ये समाप्त हो जाएगा। फिर आप बताइए कि इसका अर्थ क्या है। तो अर्थ क्या होता है? वामपंथी उग्रवाद एक उग्रवादियों का ऐसा समूह होता है जो देश के संविधान, संवैधानिक व्यवस्थाओं और गतिविधियों को समाप्त करके अपनी पैरेलल स्थितियों को बनाना चाहता है। इसके लिए वो जनता का समर्थन प्राप्त करता है और एक विचारधारा को अपनाता है। तो इसके अर्थ में हमें दो तीन चीजें शामिल करनी होगी। लैंग्वेज आपकी चाहे जो भी हो, ये उग्रवादियों का ऐसा समूह है जो संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त करना चाहता है। जैसे ये कहेगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये पूंजीपतियों के द्वारा निर्मित किए गए राज्य ने बनाया है। तो राज्य किसका गुलाम है? वो पूंजीपतियों का गुलाम है। तो संविधान भी किसने बनाया? अप्रत्यक्ष तौर पर पूंजीपतियों ने बनाया। संविधान को संचालित करने के लिए जो संस्थाएं बनाई गई वो भी पूंजीपतियों के हितों को पोषित करती हैं। इससे सर्वहारा वर्ग को समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
तो दो तीन बातें आप ध्यान रखिए अर्थ में। पहली बात क्या ध्यान रखना है कि संविधान को समाप्त करना है, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त करना है, फिर अपनी एक समानांतर सरकार को स्थापित करना है। सरकार, और ये समानांतर सरकार क्या करेगी? ये एक सर्वहारा वर्ग के आधार पर संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण करेगी। तो इसकी परिभाषा एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में कि उग्रवादियों का एक ऐसा समूह है जो संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त करते हुए एक समानांतर सरकार की स्थापना करना चाहता है, और इस तरीके से इसको परिभाषित कर दीजिए। फिर यहीं पर आप इसका विकास कर बता दीजिए। विकास में जैसे भारत में 1967 में ये जन्म लेता है, नक्सलवादी क्षेत्र में पहला हमला होता है, तो 1967 से लेकर के और 2025 तक विभिन्न स्वरूपों को परिवर्तित करते हुए ये आगे बढ़ता रहा। आरंभिक तौर पर ये क्षेत्रीय स्तर पर था, फिर क्षेत्रों के बीच में इंटीग्रेशन आया, सशक्त हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम दिया, परिणामतः ये पूरे के पूरे रेड कॉरिडोर में फैल गया। वर्ष 2004 में इन्होंने ये भी घोषित किया कि आज हमारी स्थिति ये है कि नेपाल का वो है ना पशुपतिनाथ मंदिर, पशुपति से तिरुपति तक हम अपने विस्तार को फैला चुके हैं। तो ये सारे डेवलपमेंट यहाँ पर आप बता दीजिए, और फिर बताइए कि जनता पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो जनता पर प्रभाव में जैसे जान माल की हानि होती है, जब नक्सलवादी हमला करेंगे तो वहाँ के लोगों को नुकसान होगा, जो लोग जुड़े होंगे सरकार के साथ उनको क्षति पहुंचाएगा, जैसे वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उन पर हमला करेगा, स्थानीय लोगों को भय पैदा करेगा। तो एक स्थिति है। आजीविका व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है। जैसे सरकार अगर वित्त पोषण करती है, सरकार अगर फूड सिक्योरिटी के बारे में काम करती है, तो उनको ये लूट लेंगे या उनको जनता तक पहुंचने नहीं देंगे, तो आजीविका व्यवस्था को भी क्षति पहुंचाएगा। और क्या करेगा? कुछ उदाहरण भी देते जाइए। जैसे जान माल की हानि में आप बता सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में 2013 में झीरम घाटी में 27 लोगों को नक्सलवादियों ने मार दिया। सुकमा, बीजापुर में 2021 में इन्होंने घात लगा करके हमला किया और 21 लोगों को मार दिया। अब ये सारी चीजें अगर याद नहीं रहती हैं तो कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर जहां उग्रवादी या नक्सलवादी घटनाएं होती रहती हैं। उसमें सुकमा है, बीजापुर है, ये बहुत ऐसे घनिष्ठ क्षेत्र रहे हैं जहां पर नक्सलवाद की घटनाएं बहुत हुई हैं। गढ़चिरौली है महाराष्ट्र का, वहां पर घटनाएं बहुत होती हैं। तो इन क्षेत्रों में होती रहती। आजीविका में व्यवधान पैदा करने में जैसे कार्य क्षेत्र है, वहां पर हमला करना, श्रमिकों को प्रताड़ित करना, ये काम करते हैं। मनरेगा का जब वितरण होता है, जैसे मनरेगा के तहत आपने काम दिया और आप सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करने गए, तो ये उस पर लूट खसोट करेंगे। हालांकि आजकल जनधन योजना के तहत सैलरी हम सीधे बैंक में दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर जाता था तो उसे लूट लेते थे। अब जब लूट लिया तो कॉमन पीपुल्स को वो पैसा नहीं मिल पाया, इससे नुकसान होगा। और वो बेचारे कैसे खाएंगे पिएंगे? या सरकार अपना दोबारा उनको दे, दोबारा देगी तो दोबारा इसी तरीके से करेंगे। यहां पर 2017 में माओवादियों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण पर नुकसान पहुंचाया, वहां पर काम करने वाले मजदूरों को क्षति पहुंचाई, केंद्रीय रिजर्व बल पुलिस सीआरपीएफ के ऊपर हमले किए, ये सब बता सकते हैं। अधिकारों का भी उल्लंघन करते हैं। जैसे जो आपने अधिकार उनको दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सबको ये नहीं मानते। ये कहते हैं ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है। अब अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो लोग कोर्ट्स में जाते हैं, ये कहते हैं नहीं इन कोर्ट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हमारे कोर्ट हैं, जिनको ये जन कंगारू कोर्ट कहते हैं। जन कंगारू कोर्ट, जन कंगारू कोर्ट का मतलब होता है ऐसे कोर्ट जो राज्य के संविधान के आधार पर नहीं चलते, बल्कि वो अवैध तरीके से, जैसे गांव में होता है ना मुखिया डिफैक्टो, तो वो कहता है मेरा ही आदेश चलेगा। फिल्मों में तो देखा होगा ना। तो उन कोर्ट्स को हम जन कंगारू कोर्ट कहते हैं, जिसमें गैर कानूनी तरीके से न्याय किया जाता है।
तो इस तरीके से अदालतें चलाते हैं, बैठ करके वहाँ पर, जैसे वो पहले हुआ करता था ना, खाप पंचायत टाइप के, है ना? तो वो, इससे क्या लोगों के अधिकारों में वास्तव में स्थिति आएगी? इसके बाद लोग वहाँ से भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे। विस्थापन होगा, तो विस्थापन भी कॉमन पीपल्स को प्रभावित करता है या नहीं? जन विस्थापन की स्थिति है। दंतेवाड़ा, बीजापुर में हिंसा होने के कारण से बहुत सारे लोग वहां से दूसरे जगह चले गए। अब बेचारे वो कैसे रह रहे हैं? शिविरों में रह रहे हैं। उनके पास घर नहीं है, उनके घरों पर तोड़ दिया गया है या उन पर कब्जा कर लिया गया है, तो इससे जनता को नुकसान होगा। तो ऐसे कुछ नुकसान बता दीजिए जो कॉमन नुकसान है। कॉमन नुकसान कैसे ढूंढेंगे हम कि कैसे हैं? रोटी, कपड़ा और मकान पर नुकसान हो रहा है। रोटी पर नुकसान कैसे हो रहा है? मनरेगा का सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन में हमला कर लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है ना? विस्थापन करने के लिए बाध्य कर देते हैं। जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ इनको नहीं प्राप्त हो पाता है। तो ये सब जनता को प्रभावित करते हैं। इससे डेमोक्रेसी मजबूत होती है क्या? नहीं। चुनावों का बहिष्कार करते हैं, चुनावों के बहिष्कार के लोगों को कहते हैं कि अगर वोट डालने गए तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो ये सारी गतिविधियां चलाते हैं यहाँ पर। एजुकेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचाएंगे। आप स्कूल बनाने गए तो उसको नष्ट कर देंगे। ये सब बताने के बाद फिर आप बता दीजिए कि सरकार की उन्मूलन नीति क्या है, किस तरीके सरकार ने LWE को नष्ट करने के लिए अपने काम किए हैं। तो इसको बड़े व्यापक तरीके से हम बता सकते हैं। आज हमारी नीति ये है कि सबसे पहले हम इस क्षेत्र में, अब चूंकि नक्सलवादी सिर्फ आतंकवादी नहीं है, नक्सलवादी भारतीय भी है, और बहुत ऐसी स्थिति है, बहुत हद तक वो असंतुष्ट भी है सिस्टम से, क्योंकि कई बार सिस्टम ने उसके हितों को पोषित नहीं किया है। तो जब हम नक्सलवाद उन्मूलन नीति का जिक्र करें तो हम सशक्त हिंसा को प्राथमिक महत्व नहीं दे सकते हैं। तो इसको कुछ पार्ट में आप बांट लीजिए कि हमने क्या किया। सबसे पहला काम, हम वहां पर विकासात्मक कदम उठाते हैं, विकासात्मक कार्यवाही। अब विकासात्मक कार्यवाही में हमने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे एकीकृत एक्शन प्लान चलाते हैं, 2013 में हमने शुरू किया इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान। जैसे हमने विशिष्ट मूलभूत सुविधा योजना चलाई, SIS, जो वहां पर काम कर रही है। सड़क निर्माण के लिए हम अलग काम कर रहे हैं ताकि कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। सिविक एक्शन प्रोग्राम चला रहे हैं, प्रभावित राज्यों में अतिरिक्त वित्तीय मदद की जाती है जिससे वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। केंद्रीय सहायता है, इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाएं, सामाजिक संरचनाओं का विकास किया जा रहा है। जितनी भी लाभकारी योजना होती हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, उनको तेजी से लागू करने का प्रयास किया जाता है। और इन सभी प्रयासों का उद्देश्य क्या होता है? ताकि वहां के लोगों के जहन में नक्सलवाद के प्रभाव को कम किया जा सके। अब होता क्या है, एक नक्सलवादी आएगा तो वो कहेगा कि मैं आपको पोषित करने का या मैं आपकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी लेता हूं, और आप ऐसा करो कि राज्य के साथ सहयोग ना बना करके आप हमारे साथ आओ, क्योंकि वो पैरेलल गवर्नमेंट चलाना चाहता है ना वहां पर, तो उनके झुकाव को अपनी तरफ लेना चाहेगा। अब वो झुकाव कॉमन पीपुल्स का उनकी तरफ ना जाए, वो कब होगा? जब आपने अच्छा डेवलपमेंट कर लिया है। तो यहां पर मैंने बहुत सारे आपको कार्यवाही बताई होंगी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत, वो आप बता दीजिए। दूसरी बात में हमारा उद्देश्य है सशक्त सैन्य कार्यवाही। जो नहीं मान रहा है और सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो उसके लिए सशक्त सैन्य कार्यवाही, सैन्य कार्यवाही। अब इस सशक्त सैन्य कार्यवाही में भारत सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करना। जितने भी हमारे केंद्रीय पुलिस बल हैं या स्टेट पुलिस बल हैं, उनको हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं, उनको अत्याधुनिक हथियारों से परिपूर्ण कर रहे हैं, पुलिस स्टेशनों को सुदृढ़ कर रहे हैं, तमाम तरीके का ऑपरेशन चला रहे हैं। ऑपरेशन ग्रे हाउंड्स है, बहुत सारे नई नई बटालियंस का गठन कर रहे हैं, विंग्स गठन कर रहे हैं, जैसे ब्लैक पैंथर है। तो ये आप बता दीजिए।
नक्सल विरोधी अभियान हमारे समय समय पर चलते रहते हैं। जैसे अभी आपने कारेगुट्टेरू में एक ऑपरेशन चलाया और बहुत सारे लगभग 350 नक्सलवादियों का इंतकाल वहां पर हुआ। तो कारेगिट्टेरू चला, सुरक्षा संबंधी व्यय हमने बढ़ाया, जो नक्सल नियंत्रित भूभाग है उस पर हमने कब्जा किया। नक्सलवादी किसी भूमि पर कब्जा कर लेते हैं, उसे जीत लेते हैं और वहां से सरकार चलाते हैं, तो उन पर कब्जा किया। इसके बाद नक्सलियों की वित्तीय मदद को रोक दिया, नो फाइनेंशियल एक्सेस, वो काम किया गया। ऐसे सशक्त सैन्य कार्रवाई, भारतीय रिजर्व बटालियंस गठित किए गए हैं बहुत सारी, जिसमें गुरिल्ला युद्ध करने में महारथी होते हैं जो ब्लैक कमांडोज। इसके बाद आपका आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, वहां पर काम करती है। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं। इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं हमने। तो एक हमने सशक्त सैन्य कार्यवाही, ये दोनों चल रही हैं। अब आज के जमाने में वर्ष 2015-16 के बाद से सेपरेट सशक्त सैन्य कार्यवाही और सेपरेट डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं चल रहा है। अब हमने क्या कर दिया है कि इन दोनों में समन्वय कर दिया है। तो कुछ कदम हमारे ऐसे हैं जहां पर हम ये मान के चलते हैं कि हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आप समझ जाइए, वरना हम समझा देंगे। ठीक है ना? इसको क्या कहा जाएगा? समन्वयात्मक कार्यवाही। समन्वयात्मक कार्यवाही में क्या होता है कि सशक्त सैन्य कार्यवाही भी है और डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक राष्ट्रीय कार्य योजना नीति हमने बनाई है, एक समाधान है, SAMADHAN। ये समन्वित कार्यवाही है जिसमें स्मार्ट लीडरशिप है और ये 8 स्तंभों पर इस कार्यवाही को हम चलाते हैं। इसके बाद हमारी मीडिया प्लानिंग्स है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम है जो चलाए जा रहे हैं। ये सब कौन है? समन्वयात्मक। तो 4-5 नीतियां हैं। राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय कार्य योजना नीति, योजना नीति है, समाधान है, ये हम चला रहे हैं। इसी तरीके से हमारी एक नीति है, मीडिया प्लानिंग्स है। मीडिया प्लानिंग्स में क्या होता है, किस तरीके से लोगों को मोटिवेट किया जाना चाहिए। तो एक मीडिया योजना हमने शुरू की यहां पर, मीडिया प्लानिंग। आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किए, उन क्षेत्रों में जो ज्यादा नक्सल प्रभावित हैं वहां पर आकांक्षी जिला कार्यक्रम चल रहा है। तो ये सब हमारी समन्वयात्मक कार्यवाही है। इसके बाद हमने प्रेरित किया उनको कि मुख्य धारा में शामिल हो जाओ और आपको हम रिहैबिलिटेट करेंगे। तो अगर कोई नक्सलवादी, जब सेना बढ़िया तरीके से काम कर रही होती है तो कुछ तो सशक्त होते हैं और कुछ डर जाते हैं, कुछ सोचते हैं कि जीवन रखना चाहिए तो मुख्य धारा में शामिल हो जाओ। तो हम उनको कहते हैं आ जाओ। इसलिए उनके लिए हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है, आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास। आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास। अब इससे बहुत सारे आंकड़े भी यहां पर प्रस्तुत कर दीजिए। बहुत सारे नक्सलवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं, इसलिए इनका क्षेत्र अब कम होता चला जा रहा है। इस आत्मसमर्पण करके जो लोग वापस आ रहे हैं उनके लिए हम कौशल विकास योजना चला रहे हैं। इसके लिए इंडिया प्रोग्राम है ना, और उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, जिसके लिए हमने एक रोशनी योजना चलाई है। तो ये जब पुनर्वास करना है तो किसी को एग्रीकल्चर लैंड दे दिया, किसी को कोई इक्विपमेंट दे दिया, किसी को स्किल डेवलप कर दिया, तो यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए। स्किल विकास कार्यक्रम है, ये चल रहा है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, रोशनी योजना। आपके जीवन में हम क्या लाना चाहते हैं? हाँ, रोशनी योजना। रोशनी कोई कन्या नहीं है, ये प्लानिंग है। आपको हमारे जीवन में रोशनी लाना चाहते हो, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। रोशनी मतलब ये डेवलपमेंट है ना। तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ITI इंस्टीट्यूट्स हमने खोले हैं बहुत सारे वहां पर। ITI
कौशल विकास केंद्र, आईटीआई जानते हो ना क्या होता है? हाँ, तो यही स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने आईटीआई बहुत सारे बनाए हैं। तो जितने भी लोग आत्मसमर्पण करके आएंगे उनके लिए हम ये काम करेंगे। इससे युवाओं के अंदर रोज रचनात्मकता की प्रवृत्ति आएगी और वो भय मुक्त जीवन व्यतीत कर सकेंगे। तो ये हमारी नीति है काम करने के लिए। अब इस नीति को बताते हुए फिर आप कंक्लूड कर दीजिए। कंक्लूजन में आपका सुझाव भी होगा। क्या सुझाव देते हुए करेंगे? हम्म 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 ये तो सब आप लिख चुके पहले, ये सब लिख चुके आप। फिर आप जो कंक्लूजन करेंगे कि इन सभी योजनाओं का लाभ क्या हुआ। अब वो लाभ में क्या बताएंगे कि जहां पहले संपूर्ण रेड कॉरिडोर में नक्सल प्रभावित क्षेत्र था या नक्सलवाद फैला हुआ था, वो आज सिकुड़ करके 6 जिलों तक सीमित हो गया है। ठीक है ना? ऐसी स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने यह घोषणा की है कि हम वर्ष 2026 तक इसको समाप्त कर देंगे। हो जाएगा? तो इस तरीके से आप इसको लिख दीजिए। बिल्कुल आसान सा सवाल है। तो एक सवाल हमारा ये हो गया। अब हमें पहुंचना है एक और सवाल जो कहता है हमारा, कौन सा है? 19वां सवाल। सेकंड पेपर पूरा हो गया आपका? थर्ड पेपर, थर्ड पूरा हो गया कि नहीं अभी? 19वां सवाल देखो, पूर्वोत्तर का सवाल है ये ना। ये उत्तर पूर्वी राज्यों में आंतरिक सुरक्षा एवं शांति प्रक्रिया में कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं? विगत एक दशक में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न सहमति पत्रों तथा शांति समझौतों के रूप में ली गई पहलों का खाका कीजिए। मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया होगा जिसमें बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं। बिल्कुल वैसा ही सवाल बन गया है। तो अब यहां पर सबसे पहले आपको बताना होगा उत्तर पूर्वी राज्यों में आंतरिक सुरक्षा और शांति प्रक्रिया में चुनौतियां क्या है। तो इसको फॉर्मेट करते हैं हम। उत्तर पूर्वी राज्यों में उग्रवाद है, इसका टाइटल उत्तर पूर्वी राज्यों में उग्रवाद है। सबसे पहले इसका आशय, एक इंट्रोडक्शन में इसका आशय और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में उग्रवाद की स्थिति इस पर चर्चा कर लेते हैं। फिर हम बताएंगे कि एक दशक में विभिन्न सहमति या इन्होंने उत्तर पूर्व में पहले नंबर में बताएंगे आंतरिक सुरक्षा और शांति प्रक्रिया में कौन सी चुनौतियां पैदा की। तो उत्तर पूर्व में उग्रवाद से उत्पन्न होने वाली चुनौतियां, उत्तर पूर्व में उग्रवाद से उत्पन्न होने वाली चुनौतियां, ये आप बता दीजिए क्या चैलेंजेस हैं हमें। फिर हम बताएंगे इसके उन्मूलन के लिए हमने क्या क्या काम किया है। तो आंसर अपने आप को सेपरेट करता है। तो बहुत सारे उग्रवादी संगठनों से विभिन्न सहमति पत्रों और शांति समझौतों में, तो उग्रवादी समूहों के साथ शांति समझौते कौन कौन से शांति समझौते एक दशक में, तो 10 साल के अंदर कौन कौन से समझौते और सहमति बनाई गई उनका उल्लेख कर दीजिए आप। मतलब उग्रवाद उन्मूलन के लिए आपकी नीति क्या है। और उस नीति में पहला पॉइंट था हमारा संवाद, वार्ता और समझौते। याद आ रहा है आपको? तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले पूर्वोत्तर उग्रवाद का आशय क्या है?
और क्यों ये पैदा हुआ। पूर्वोत्तर में उग्रवाद 1980 के दशक में उग्रवाद का रूप धारण करता है, जिसके कई कारण थे। कुछ उग्रवादी समूहों का उद्देश्य था अलगाववाद, जिसमें जितने आप म्यांमार बॉर्डर या बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़े हुए प्रांत देख रहे हैं, उन जनजातीय क्षेत्रों में अलगाववाद की प्रवृत्तियां थी, जिनमें से नागालैंड तो ग्रेटर नगालिम की मांग कर रहा था कि ग्रेटर नगालिम को लेकर के हम अलग हो जाएं। मणिपुर अलग होना चाहता था, मिजोरम है, त्रिपुरा है, ये सब भारत से अलग होकर के एक स्वतंत्र संप्रभु संपन्न राष्ट्र बनना चाहते थे। तो यहां पर उग्रवाद का एक कारण था ये अलगाववाद। दूसरा लेक ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां और टेरेन एरिया होने के कारण से विकास उतनी तेजी से नहीं हो पाया। विकास अगर नहीं हो पाएगा तो सापेक्षिक वंचना पैदा होगी या नहीं, उस कारण से काम हुआ। तीसरा कारण रहा नंबर ऑफ ट्राइब्स। बहुत सारी जनजातियां हैं यहाँ पर, उन बहुत सारी जनजातियों के अपने अपने उग्रवादी संगठन हैं, तो उग्रवादी संगठनों की प्रचुरता बहुत ज्यादा है, और जहां उग्रवादी संगठनों की प्रचुरता होगी वहां हिंसा ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो वो राज्य से लड़ेंगे, दूसरी तरफ वो आपस में लड़ेंगे। जैसे आप कुकी और मैतेई लड़ रहे हैं या नहीं, कुकी के अलग उग्रवादी संगठन, मैतेई के अलग उग्रवादी संगठन, नागाओं के अलग उग्रवादी संगठन, वहां जनजाति के आधार पर उग्रवादी संगठन बनते हैं। जैसे मणिपुर में 34 से अधिक उग्रवादी संगठन सक्रिय रहे। 34 से अधिक, छोटा सा प्रांत है मणिपुर, और उसमें इतने सारे उग्रवादी संगठन थे। बोडो, उल्फा, NSCN IM, NSCN के, NDFB, NLFT, तमाम तरीके के उग्रवादी संगठन वहां पर। तो शुरुआत जब आप करेंगे तो उग्रवादी, उत्तर पूर्व में उग्रवाद 1980 के दशक में पनपता है, जिसके अनेक कारण रहे, जिनमें अलगाववाद, विकास की कमी, जनजातीय विविधता, विभिन्न जनजातियों के अलग अलग उग्रवादी संगठन, ऐसे यहां पर बना। और उसको बताते हुए इन्होंने संपूर्ण उत्तर पूर्व में अस्थिरता को पैदा कर दिया। अब आप बता दीजिए यहां पर कि इस पूर्वोत्तर उग्रवाद में, आतंकवाद उन्मूलन में आज चुनौतियां क्या आ रही हैं। तो विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं, जैसे इसको कंसाइज फॉर्म में, सशस्त्र समूहों की संख्या ज्यादा है, बिखरा हुआ उग्रवाद है, हर एक के अपने अपने, कितने लोगों से आप बात करोगे, तो सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। 10 लोग हैं वहां पर, 10 लोगों ने एक उग्रवादी समूह बना लिया और वो हिंसा करना शुरू कर दे। तो ऐसी स्थिति में जब नंबर ऑफ इंसर्जेंसी ग्रुप ज्यादा होते हैं तो उनको समाप्त करना थोड़ा जटिल हो जाता है। तो यहां पर आप बताइए कि कई कारण बता दीजिए। सशस्त्र समूहों की संख्या एवं बिखराव, सशस्त्र समूहों की संख्या एवं बिखराव एक कारण है इसका। जैसे बहुत सारे उग्रवादी समूहों के नाम यहां पर उदाहरण के तौर पर रख सकते हैं आप, जो एक्टिव रहे हैं, NLFT, NDFB, NSCN के, NSCN IM, उल्फा और CPIM, ऐसे उग्रवादी संगठन यहां पर सक्रिय रहे। दूसरा कारण यह रहा कि यहां पर अंतर निर्जातीय हिंसा रही है, जिसमें सांप्रदायिक संघर्ष है या एथनिक कॉन्फ्लिक्ट रहा है। यहां पर आप उदाहरण दे सकते हैं मैतेई और कुकी का। तो निर्जातीय संघर्ष है, निर्जातीय संघर्ष, इस कारण से भी उग्रवाद रहा। दूसरी बात, यहां पर लीडरशिप की कमी रही है। ऐसे लीडरशिप की कमी रही है जो देश के साथ उस क्षेत्र को इंटीग्रेट करना चाहता है। लीडरशिप तो हुआ, लेकिन वो लीडरशिप कैसा रहा, उस संकीर्ण स्थिति का। लीडरशिप का 2 कैरेक्टर होते हैं, एक तो हम बड़े में शामिल होना चाहें, या दूसरा हम सेपरेट हो जाएंगे तो हम ही यहां के बादशाह होंगे। तो यहां पर एक एकीकृत नेतृत्व की कमी रही है, जो भारत के साथ उन उग्रवादी समूहों को इंटीग्रेट करने में। कुछ के उदाहरण मिलते हैं अभी तक, जिसमें आप लाल देंगा को देख लीजिए, या मानिक सरकार को देख लीजिए,
ये सब आए वहां से, या जोरामथंगा, ये जोरामथंगा उग्रवादी समूह के नेता थे, लेकिन बाद में ये शामिल होकर के और इन्होंने मिजोरम में अच्छा काम किया। मिजोरम को पूरब का स्विट्जरलैंड बनाने का काम भी किया इन्होंने, उसको डेवलपमेंट कर रहे हैं उसको। तो एक काम कर सकते हैं कि यहां पर कुशल नेतृत्व की कमी रही है, कुशल नेतृत्व की कमी। आप किसे समझाएंगे? जो समझदार होगा, जो आपकी बातों को समझने के लिए कोशिश करेगा, चेष्टा करेगा, लेकिन ये समझना नहीं पसंद करते थे। तो एक बड़ी समस्या यहां पर यह रही है। इस कारण से उग्रवाद का नियंत्रण कर पाना। निर्जातीय संघर्ष में उदाहरण क्या डालेंगे आप? मैतेई और कुकी का कॉन्फ्लिक्ट, डिफरेंट तरीके के आतंकवादी संगठन, नेतृत्व की कमी। इसके बाद बहुत सारे देशों के साथ इसकी सीमाएं मिलती हैं, म्यांमार, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश। तो विभिन्न देशों के साथ सीमाओं का मिलना, देशों के साथ सीमाओं की साझेदारी, इसके कारण से भी समस्या उत्पन्न होगी या नहीं? और जितने भी देश हैं वहां पर सामुदायिक भिन्नता या सामुदायिक सामंजस्य है। जैसे नागा है जनजाति, तो नागा भारत के नागालैंड में भी रह रहा है और उससे जुड़ा हुआ म्यांमार का एरिया वहां भी रह रहा है। तो एक इधर रह रहा है और एक उधर रह रहा है। यहां पर उग्रवादी हिंसा को जन्म देंगे और फिर वो मौसी के पास चले जाएंगे, म्यांमार में चले जाएंगे या नहीं? या उधर हमारी बुआ रहती है, हम मिलने जा रहे हैं। तो एक तो ये तो सामुदायिक अधिकार भी है उनका, और इसी के आधार पर उनको संरक्षण भी मिल जाता है। यहां हमला करके वहां चले जाइए, वहां हमला करके यहां आ जाइए। तो ये जो सामुदायिक समानता है, सामुदायिक समानता या भिन्नता, ये दोनों बहुत बड़ी बीमारी हैं। अगर भिन्नता है, जैसे मान लीजिए मैतेई और कुकी लड़ रहे हैं, तो भिन्नता से भी हिंसा होगी और समानता से भी अलगाव पैदा होगा। तो एक बड़ी चुनौती यह है जिस कारण से इनमें समस्या उत्पन्न होती है। इसके बाद एक बहुत बड़ी समस्या ये रही है कि यहां पर जो टेरेन एरिया है, बहुत पहाड़ी क्षेत्र है, संरचनात्मक विकास नहीं हो पाया है। संरचनात्मक विकास ना हो पाएगा अगर, तो असंतोष स्वाभाविक है। रिलेटिव डिप्रेशन पैदा होगा या नहीं होगा? शहरी क्षेत्र में वहां हमें कलकत्ता दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा चमक रहा है, गुवाहाटी दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारे यहां पर बिजली नहीं है। तो और बिजली क्यों नहीं है? क्योंकि एरिया कैसा है आपका, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। तो विविध स्थलाकृतियों के कारण से विकास की कमी हो रही, इसको भी आप बता सकते हैं। भौगोलिक जटिलता के कारण विकास की कमी। इसके बाद एक और बड़ी समस्या यहां पर रही है, अभी भी है। यहां जितने भी उग्रवादी संगठन हैं, उनका किसी न किसी राजनीतिक दल के साथ सामंजस्य है। तो यहां पर क्षेत्रीय दल हैं ज्यादातर, क्षेत्रीय दल और उग्रवादी संगठनों के बीच में कोऑपरेशन है। तो क्या वो जो सत्तासीन क्षेत्रीय दल है, वो इस उग्रवाद को समाप्त करने की चेष्टा करेगा? नहीं करेगा। जैसे आप 90s के दशक में भारत के अंदर भी देखते थे, तो राजनेताओं के बहुत सारे बाहुबली हुआ करते थे, और वो बाहुबली राजनेताओं को गाइड करते थे। तो यहां ऐसी ही सिचुएशन रही है, मतलब क्षेत्रीय दलों एवं उग्रवादी समूहों के बीच सामंजस्य। जैसे मैंने आपको बताया होगा क्लास के दौरान कि यहां के उग्रवाद में 3 लेयर होते हैं, एक राजनीतिक दल, एक ठेकेदार समूह है और एक उग्रवादी।
तो राजनीतिक दल जब सत्तासीन होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ठेके देगा। वो ठेके भी किसको मिलेंगे? उन्हीं के लोगों को मिलेंगे। तो वो जो ठेके से पैसा कमाई होगी उसका एक हिस्सा कहां जाएगा? इसलिए वित्तीय इनका राज्य पोषित हो जाता है, राज्य निधि से इनको फंड प्राप्त होना हो जाता है। तो एक समस्या यहां पर ये रही है, और लैक ऑफ डेवलपमेंट तो है ही। तो ये सारे कारण, अब ये सारे कारण आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? ऐसी स्थितियों में क्या नक्सल उग्रवाद को समाप्त करना आसान है? तो ये जीवंत बना रहेगा, तो इस कारण से ये बना रहा है। अब यहां पर चूंकि ये उग्रवाद है और इनके लोगों का उद्देश्य केवल आतंक पैदा करना नहीं है, इनका कुछ उद्देश्य भी है। या तो वो विकास से असंतुष्ट हैं। अब जो समूह विकास से असंतुष्ट है, क्या उसे आप समाप्त कर सकते हैं? आप उसका विकास करिए। तो क्या आप सशक्त सैन्य कार्यवाही करेंगे यहां पर? अगर आप सशक्त सैन्य कार्यवाही करेंगे तो और ज्यादा उग्रता पैदा होगी। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठन अगर कोई है, बुरहान वानी है, तो आप पूछेंगे नहीं और मार देंगे, क्योंकि उसके कोई उद्देश्य है, या वो असंतुष्ट नहीं है, वो अपने मन से ही असंतुष्ट है। लेकिन पूर्वोत्तर में या तो वो कहते हैं कि हमारा देश है ये। अब चूंकि प्राचीन काल से वो उन्हीं की भूमि है। 1860 के आसपास या 1830 से लेकर के 1887 के बीच में अंग्रेजों ने इन क्षेत्रों का भारत में विलय किया। तो नैसर्गिक तौर पर वो भूमि किसकी है? उन्हीं की है, और उन्हें यह अधिकार है कि अपनी भूमि को प्राप्त करने के लिए वो आंदोलन करेंगे। अब आपको क्या करना है? उनको आप हृदय से मिलाइए ना, उनके अंदर ये फीलिंग्स दूर करिए। जब ये फीलिंग्स दूर कर लेंगे, उसे अपना बना लेंगे आप, तो वो भूल जाएंगे कि ये, फिर वो पूरे भारत को अपना महसूस करने लगेंगे। अभी क्या वो महसूस करते हैं कि ये हमारा है, संपूर्ण भारत हमारा नहीं है। जैसे आपके जहन में क्या आता है? आप मैदानी एरिया, सेंट्रल एरिया के लोग हैं, तो आप पूरे भारत को अपना महसूस करते हैं या नहीं? क्यों? क्योंकि इनबिल्ट है आपके अंदर, जो बचपन से आपको यही सिखाया गया है। तो आपके अंदर कभी ऐसा ऐसा दिमाग में आता है कि उत्तर प्रदेश को लेकर के हम अलग हो जाएं, बिहार को लेकर अलग हो जाएं, गुजरात को लेकर? नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपको ये सिखाया गया है बचपन से कि हम भारत के निवासी हैं। तो वो सारी चीजें आपके अंदर हैं। उन्हें ऐसा नहीं सिखाया गया। उन्हें क्या सिखाया गया? कि हम मणिपुरी हैं। इसको कहा जाता है कि एक उपराष्ट्रीयता। हम अपने क्षेत्रीय स्तर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं राष्ट्रीय स्तर की बजाय। तो ये उपराष्ट्रीयता कई बार प्रेरित हो जाती है और हम अलगाववाद की प्रवृत्ति को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जैसे आप नागालैंड जाएंगे तो वो लोग आपको कहेंगे कि आप इंडिया से आए हैं, है ना? तो आपको कैसा लगेगा? खराब लगेगा। आप सोचो कि ये ऐसा क्यों कह रहा है कि आप इंडिया से आए हैं? तो इसका मतलब है कि वो ये फील कर रहा है कि आप बाहरी हैं और यहां के मूल निवासी हम हैं। ऐसा वो फील करेगा या नहीं करेगा? तो आपके प्रति उसका बहुत ज्यादा कोऑपरेशन नहीं रहेगा। और ये होता कब है? ये होता तब है जब आपने उसे कोई आसार दिया हो कि आप अलग हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी स्थितियां बनाई जाती हैं कि आपके लिए हमने कुछ सेपरेट व्यवस्था करी है। आप कहीं पर खाना वाना खाने जाएं, बफे सिस्टम में भोज चल रहा हो और कुछ लोगों को अलग बैठाल करके बढ़िया सा वेलकम किया जा रहा है और आपको अलग, तो आपको हीन भावना पैदा होगी या नहीं? डिप्रेशन पैदा होगा या नहीं? तो आपको लगेगा कि अरे अब दोबारा इसके हम कभी नहीं आएंगे, है ना? ऐसे ही आप वहां पर, तो विभिन्न तरीके से भेदभाव की स्थितियां पैदा होती हैं जब उपराष्ट्रीयता प्रभावी होती है, और इस कारण से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो अब इनके साथ हम सशक्त सैन्य कार्यवाही तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो असंतुष्ट है। असंतुष्ट को समझा बुझा करके अपना बनाना होगा, है ना? जब नई बहू आती है ना, तो 5-6 महीने बाद बहुत लड़ती है। तो सास का क्या दायित्व है?
उसे फील करवाए कि तुम मेरी बेटी हो। और जो सास ऐसा फील करवा लेती है कि तुम मेरी बेटी हो, मेरी बेटी के जैसे हो, तो भविष्य में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, है ना ऐसा। लेकिन प्रवृत्ति क्या है, सास ऐसा फील नहीं करवा पाती है। अधिकतर अधिकतर सासों के जहन में यह बात चलती रहती है कि इसने मेरे बेटे को छीन लिया, और वो पहले जब मेरी बात मानता था अब ये उसकी बात मानता है, तो ये मेरी शत्रु है ना मैक्सिमम। हाँ, दोनों को चाहिए, दोनों को चाहिए। ये बड़ी योग्य बहू बनेगी भविष्य में, है ना। दोनों को चाहिए, उसको अपनी माँ की तरह फील करे और उसको, तो इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, है ना। वेरी गुड, शाबाश। ऐसे ही कन्याएं अगर देश में हो जाएं तो सास बहू के झगड़े खत्म हो जाएं। तो उग्रवादी समूहों के साथ समझौते करेंगे, हम यही करेंगे, कोऑपरेशन बनाएंगे तो जाकर के, तो परसुएशन हमारा, इसको लेकर के हमने बहुत सारे समझौते किए भी हैं। जैसे कि 2014 में अचिक नेशनल वॉलेंटियर काउंसिल, ये आपका मेघालय में हुआ करता था, उनके साथ हमने समझौता किया। ANVC शांति समझौता है, जिसमें इन कैडर्स को हथियार डालने के लिए प्रेरित किया कि साहब आप अब हथियार छोड़ दो, आपके डेवलपमेंट के लिए हम काम करेंगे। ये मेघालय में अचिक लैंड बनाना चाहते थे, अचिक। तो मेघालय में आप देखते होंगे गारो, खासी, जयंतिया, ये पहाड़ियां हैं ना, और इन्हीं के नाम से ये जनजातियां भी हैं। तो ये अचिक लैंड बनाना चाहते हैं मेघालय क्षेत्र को लेकर के, उसका गारो एरिया को। इसी तरीके से हमने NSCN के साथ में समझौता किया था, NSCN IM के साथ में, इजिया है, मुइवा है। तो इसके साथ समझौता 2015 में किया, और इनको कहा कि आप भी हथियार डाल दो और राजनीति की मुख्य धारा में शामिल हो जाओ। NLFT के साथ समझौता किया 2019 में। NLFT कहाँ का क्षेत्र था, त्रिपुरा, त्रिपुरा में सक्रिय क्षेत्र था। ये कैडर भी समाप्त कर दिया। ब्रू रियांग एग्रीमेंट हमने किया, ब्रू शरणार्थी जो मिजोरम से आकर के त्रिपुरा में बस गए, उनके साथ में एग्रीमेंट किया और उनको वहीं पर किया। बोडो एग्रीमेंट किया, जो 3 समझौते हुए बोडो के साथ में। 2020 में बोडो अकॉर्ड पारित हुआ, और बोडोलैंड में रहने वाले बोडो जनजातियों के अधिकारों को उनको वित्त पोषित किया, इसलिए उन्होंने भी हथियार। अच्छा, होता क्या है कि ये सब हथियार डाल देते हैं और सरकार पैसा देने लगती है, फिर ये नया समूह बना लेते हैं। हाँ, और नया समूह बना करके फिर हिंसा करने लगते हैं। फिर सरकार क्या करती है, उससे समझौता करती है। तो ये परंपरा चली आ रही है हमारी। एक समूह बनेगा, वो समझौता कर लेगा, समझौता करके कुछ लोग उसमें आ गए, फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो समझौते में हमें कोई फायदा नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर एक समूह बना लिया, एक नया समूह आ गया, फिर उसके साथ एग्रीमेंट करो। और आपके पास कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अगर आपने शक्ति का प्रयोग किया तो वहां की जनजातियां नाराज हो जाए। उग्रवाद के उन्मूलन में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि उन्हें जनसहमति प्राप्त है, और जब जनसहमति प्राप्त होती है तो फिर उसके ऊपर आप सिकंजर नहीं कस पा। तो ऐसे आप कुछ उदाहरणों को लिख दीजिए, और फिर निष्कर्ष करते समय आपको यह बताना है, ये समझौते, एक लिस्ट मैंने आप लोगों को दी भी होगी, वो यहां पर आप छोटा छोटा सा लिख सकते हैं। और इसके बाद आप निष्कर्ष बताते समय ये जरूर बताइए कि पूर्वोत्तर में उग्रवाद को समाप्त करना जटिल क्यों है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि वहां पर उग्रवादी समूहों को जनसहमति प्राप्त है, इसलिए सरकार शक्ति का प्रयोग आनुपातिक तौर पर ही करेगी। आनुपातिक तौर पर मतलब जहां जितनी जरूरत हो। सशक्त सैन्य कार्यवाही हम, जीरो टॉलरेंस को हम वहां पर तेजी से नहीं लागू करेंगे। यह बताते हुए आप इसको कंक्लूड कर दीजिए, हो जाएगा ना उत्तर, ठीक। तो एक सवाल हमारा यह हो गया। अब लास्ट सवाल हमारा क्या है, कोस्टल सिक्योरिटी का है ना, तटीय सुरक्षा का। यह भारत में समुद्री व्यापार के संरक्षण के लिए समुद्री सुरक्षा क्यों आवश्यक है। उस समय मैंने एक प्रश्न आप लोगों को बताया होगा कि बढ़ रहे वैश्वीकरण के दौरान
तटरक्षक बलों की भूमिका बढ़ती जा रही है। बताया था, वही ये सवाल है। जितना ज्यादा में ग्लोबल मूवमेंट बढ़ेगा उतना ही समुद्र की सुरक्षा आवश्यक होगी। अब प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के समुद्री व्यापार के संरक्षण के लिए समुद्री सुरक्षा क्यों आवश्यक है? समुद्री व्यापार बढ़ रहा है अर्थात ग्लोबलाइजेशन के कारण से ट्रेड्स बढ़ रहा है, तो यहां पर यह आवश्यक समुद्री तथा तटीय सुरक्षा की चुनौतियों तथा आगे बढ़ने के मार्ग पर चर्चा कीजिए। तो अब इसको फॉर्मेट अगर हम करें तो सबसे पहले हमें यह बताना होगा और अच्छा, लेकिन वो जो 8वां सवाल है ना, वो इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड है, ठीक है ना? तो क्योंकि उसमें भित्ति वित्ती ऐसा कुछ बताया गया है ना, हाँ, तो वो इन्वॉल्वमेंट का, अब उसको इन्वॉल्वमेंट प्लस सिक्योरिटी के साथ जोड़ा है। तो अब वो भित्ति क्या होता है ये तो मैं जानता भी नहीं क्या होता, कुछ होता होगा जिसके लिए आपको मृत्युंजय सर से थोड़ी देर बाद मिलना होगा, है ना? वो आपको बताएंगे भित्ति क्या है। अब चित्ती, भित्ति, सिस्ती, ये सब कहाँ के शब्द हैं? तो उसमें आधा पार्ट होगा सिक्योरिटी का, तो वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में चर्चा कर देता हूं कि वो क्या सवाल है, उसकी भी हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन उसका जो डेफिनेशन है वो अलग हुआ। तो यहां पर सबसे पहले आपको बताना होगा कि समुद्री सुरक्षा में चुनौतियां क्या हैं। अलग फॉर्मेट कर देता हूं। समुद्री सुरक्षा, इसको हम टाइटल दे देते हैं समुद्री सुरक्षा। और इस समुद्री सुरक्षा में सबसे पहले समुद्री सुरक्षा की चुनौतियां, यहां से हम शुरू करेंगे। चुनौतियां, तो समुद्र में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, मोटा मोटी आप बता दीजिए। यहां पर बताइए, समुद्र में पायरेसी है या नहीं है ना? समुद्र में पायरेसी हो रही है, तस्करी है ना? तस्करी चल रही है। समुद्र में प्राकृतिक संपदाओं का अवैध दोहन हो रहा है ना? इसको आप लिख लीजिए, प्राकृतिक संपदाओं का अवैध दोहन। ये एक चुनौती है। इलीगल फिशिंग हो रही है, अवैध मछली पकड़ी जा रही है। अब वो चीन है, वो आकर के हमारे समुद्र में मछली पकड़े, क्या ये उचित बात है? तो इलीगल फिशिंग, अवैध फिशिंग हो रही है। UPSC mains demands more than just knowledge. It requires the art of presenting that knowledge clearly, concisely, and convincingly on paper. Without the right approach, even well-prepared content can fall short. You need structured guidance to overcome bottlenecks and translate your preparation into well-structured, impactful answers. Visionai S present a specially curated offline and online masterclasses for answer writing in Delhi. It offers 5 focus sessions to build strong answer writing fundamentals, craft impactful introductions and conclusions, use examples, data and illustrations effectively, practice through live demonstrations, receive personalized feedback on evaluated assignments, learn proven strategies from UPSC toppers. Attend the free orientation on 18th August, with the classes starting from 19th August at 5 p.m. UPSC isn't cleared by just reading books, it's cleared by preparing for every stage with precision and timing. Many aspirants focus on prelims first, delay mains answer writing, and think about interview only after results. This fragmented approach costs success. Lakshya Integrated Mentoring Program 2026, starting 14th August 2025, eliminates these gaps with a single, end-to-end preparation system for prelims, mains, and interview. Lakshya ensures
structured coverage of GS, CSAT, essay and ethics. Integrated answer writing practice and prelims testing. Dedicated mentors for strategy, evaluation and progress tracking. Toppers and expert sessions to refine approach and execution. Focused interview guidance and mock sessions to build personality and confidence for the final stage. Prepare the way toppers do. Integrated, strategic, and result-oriented with Lakshya 2026. Because UPSC success is never an accident. It's a well-executed plan. In UPSC CSE, current affairs isn't just important, it's the heartbeat of your preparation. But with news pouring in from every direction, multiple sources, and endless formats, it's easy to feel lost. The real challenge? Knowing what to study and what to skip. That's exactly why Vision IS brings you the monthly Current Affairs Revision Program 2026, starting 23rd August, 2 p.m. Across 60 comprehensive classes, available both offline and online, we decode the most relevant national and international news for you, drawing from trusted sources like The Hindu, Indian Express, Economic Times, PIB, Yojana, and more. With expert guidance, personalized mentoring, and rigorous MCQ plus mains-oriented assessments, you'll build a rock-solid grasp over current affairs, streamlining your preparation for prelims, mains, and the interview stage. A strong hold over current affairs isn't optional, it's your way to succeed in UPSC CSE. चीन का हस्तक्षेप है का हस्तक्षेप, ये तो यहां पर स्थिति बनी हुई है। अब भारत के समुद्री व्यापार के संरक्षण के लिए, समुद्री सुरक्षा, अब ज्यादातर व्यापार हमारा कहां से हो रहा है? समुद्र से। लगभग 90% पेट्रोलियम समुद्र के माध्यम से। भारत का 60% व्यापार समुद्री मार्गों के माध्यम से होता है। ऐसी स्थिति में समुद्र सुरक्षित होना जरूरी है या नहीं? अब इन सब चीजों से तो भारत का समुद्री व्यापार या समुद्री मार्गों से व्यापार बता दीजिए आप। अब व्यापार में वो आंकड़े प्रस्तुत करना है। मोर देन 80% ट्रेड पेट्रोलियम का, और इसके बाद 60% से अधिक व्यापार हमारा अन्य क्षेत्रों में हो रहा है, तो वो हम बता दें यहां पर। और इसके बाद ये बता दीजिए कि इन सब क्षेत्रों को देखते हुए समुद्र का सुरक्षा करना आवश्यक है। ये चुनौतियां हैं, ये व्यापार है। व्यापार में ऊर्जा, आर्थिक निर्भरता, भू रणनीति, इन सब चीजों को शामिल करते हुए फिर आप बताइए कि हमें किस तरीके से हमने इनकी रणनीतियों को बनाया है। समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या हम काम कर रहे हैं, तो वहां पर हम बता देंगे कि हमने कुछ योजनाएं चलाई हैं। सागर कार्यक्रम, महासागर कार्यक्रम, इन सब की चर्चा भी आप कर दीजिए। और विभिन्न देशों के साथ में एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। समुद्र ने अपनी महासागर परियोजना, सागर परियोजना, नेवी को मजबूत करने का काम किया है, वो आप बता दीजिए। तो चुनौतियां, आगे बढ़ने का मार्ग हम यहाँ पर चर्चा कर दें कि हम इन विभिन्न क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं। जैसे नौसेना, कोस्टल गार्ड क्षमताओं का विकास कर रहे हैं। हमारा तटरक्षक बल कैसा है? मजबूत है, सुदृढ़ है, और वह व्यापक तरीके से काम कर रहा है। तकनीकी का एकीकरण किया है हमने। अब एक्वेरियन लाइटिंग सिस्टम्स है, विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस है, सर्विलांस सिस्टम हमने मजबूत कर लिया है, इसकी चर्चा कर दीजिए। बहुत सारे देशों के साथ में सहयोग स्थापित कर रहे हैं। बहुत सारे क्षेत्रीय संगठन हमने बनाए हैं सुरक्षा कुल, जैसे क्वाड का उदाहरण दे दीजिए। क्वाड है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, बिम्स्टेक है। ये सब संगठन है जिसमें विभिन्न देश मिलकर के
कोलंबो कॉन्क्लेव है, जिसमें भारत, मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस, सेशेल्स, बांग्लादेश, ये सब मिल करके वहां पर आपसी सहयोग विकसित करते हैं। समुदाय आधारित पुलिसिंग को भी हमने अपनाया है, पुलिसिंग सिस्टम इस तरीके की बनाई है। तो ये हमारे उस सुरक्षा के लिए आगे बढ़ने के कदम है। ठीक है, और इस तरीके से आपका ये सवाल हो जाएगा, मतलब इसका एक नेक्स्ट फॉर्मेट जो होगा, आगे बढ़ने के कदम। ठीक, तो ये एक सवाल हमने कर लिया। इसके बाद एक और सवाल बचा, कौन सा? 4 हो गए, एक और था ना जिस पहले, 8वां है, उसको भी देख लो, क्योंकि उसमें आधा क्वेश्चन ज्योग्राफी का है और आधा ये सवाल ना, तो इस पर भी तो चर्चा हम लोग कर ही लेते हैं थोड़ा। भारत में तटीय जलभृत, अंग्रेजी में पढ़ो भारत में तटीय जलभृत में समुद्री जल घुसपैठ एक मुख्य चिंता का विषय है, राइट? समुद्री जल घुसपैठ के क्या कारण है तथा ऐसी आपदा का सामना करने के उपचारात्मक क्या है, ये बताना है आपको। हाँ, उसी को कहा जाता है तटीय क्षेत्र में जो जल भर जाता है, तो वहां पर, तो भारत में तटीय जलभृत में समुद्री जल घुसपैठ एक मुख्य चिंता का विषय है। ये आप उन्हीं से समझो, ठीक है ना, ज्यादा बढ़िया क्या रहेगा। तो आपको, क्योंकि समुद्र में जल घुस आ रहा है, कैसे घुस आ रहा है, क्यों घुस आ रहा है, आजकल तो पूरे देश में घुस रहा है, हैं? हाँ, आगे बढ़ने के अभी बताया, तो जैसे हमें समुद्र की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। कोलंबो कॉन्क्लेव है, क्वाड है, विभिन्न देशों के साथ सहयोग स्थापित कर रहे हैं। बहुत सारी परियोजनाएं हमने शुरू की हैं, सागरमाला परियोजना है, महासागर परियोजना। ठीक, ये आगे बढ़ने का दूसरा कदम हो गया। हमने वहाँ पर क्वाड को बनाया, कोलंबो कॉन्क्लेव को बनाया, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के तहत हम काम कर रहे हैं, विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग स्थापित कर रहे हैं। हमने ब्लू इकोनॉमी को बनाया, ब्लू इकोनॉमी के तहत आगे बढ़ रहे हैं। फिर हमने समुद्री सुरक्षा तंत्र को विकसित किया, नेवी को हम स्ट्रांग कर रहे हैं, जैसे बहुत सारी पनडुब्बियां हमने बना डाली, स्कॉर्पियंस, करंज, खंदेरी, कलवरी, है या नहीं, 75I-75 ये प्रोजेक्ट है हमारे जो काम कर रहे हैं। इनको लिख करके आप आगे बढ़ जाइए। तो हो गया, कितनी देर लगी? 1.5 घंटा हो गया। ये घंटा बड़ा तेजी से चलता है, हैं? हाँ, मैं सोच रहा था आधा घंटा हुआ अभी। तो ऐसा ऐसे आप लोगों को भी लग जाता है। 1.5 घंटा हो गया, मतलब आश्चर्य वाली बात है। इसका मतलब हम और आप अगर 24 घंटे पढ़ें तो तो, तो कैसा लगेगा? नहीं पढ़ पाएंगे? कल 13, और पता चला आपको 13 घंटे में? नहीं चला? बहुत रात को पता नहीं चला है ना। एक बार मैंने 16 घंटे की क्लास लिया है लगातार, 3 ब्रेक। हाँ 16, 3 ब्रेक। कल था तो थोड़ा थोड़ा तो ब्रेक था ही ना, 5-7 में ऐसा ही होता है। तो और उसमें पूरा का पूरा पॉलिटी मैंने एक क्लास में रिवीजन करवाया, एग्जाम था पूरा का पूरा 13 घंटे में, लेकिन वो बड़ा इफेक्टिव रहा है। प्लेटफॉर्म नहीं, शहर ही दूसरा था प्रयागराज में।
तो बच्चे भी बहुत सारे थे और वो मतलब 700-800 बच्चे ऐसे ही बैठे रहे 13-14 घंटे तक, 700-800। ठीक है ना, एक ही दिन में है। हाँ, एक हफ्ते बाद एग्जाम था और ये टारगेट रखा था कि मैं एक ही दिन में पूरा पॉलिटी आपको रिवाइज करवा दूंगा। तो ये मैंने वादा किया था बच्चों से, तो मैं गया और फिर मैंने अब एक दिन मतलब काफ़ी बड़ा होता है सब्जेक्ट शुरू से लेकर के और इफेक्टिव है। हाँ, जब आप मेंस देंगे तब। हाँ, और क्या। तो चलिए, ये सवाल आपके इजी हैं मुझे लगता है, सब कर डालेंगे आप, कर डालेंगे ना। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, हमें दर्शन दिया आपने, हमें अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच।